हेलो दोस्तों। पिछले हफ्ते एनसीएलटी ने अदानी एंटरप्राइजेज के 14,535 करोड़ रुपीस का जयप्रकाश एसोसिएट्स या जेएएल अक्वायर करने का बिड एक्सेप्ट किया। जेएएल जेपी ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है। इसके 5 दिन बाद वेदांत ने एनसीएलटी से ये डील ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट की और इसे कमर्शियल कंस्पिरेसी कहा। वेदांत के हिसाब से इस डील की वैल्यू ज्यादा थी। जिसने भी इंडियन मार्केट्स को 2000s के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के बाद से फॉलो किया है, उसके लिए जेपी कोई नया नाम नहीं है। इसी ग्रुप ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, इंडिया का एकमात्र फॉर्मूला 1 रेस होस्ट किया और एक पॉइंट पे ये इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर भी था। और जेएएल इस ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था। फाइनेंशियल ईयर 14 के अपने पीक पे जेएएल ने 19,832 करोड़ रुपीस का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू डिक्लेयर किया। इसके स्टॉक प्राइसेस जनवरी 2008 में 324 रुपीस तक पहुंच गए थे, लेकिन आज ये स्टॉक 2 रुपीस 40 पैसे पे ट्रेड करता है। इंसॉल्वेंसी पे कंपनी ने एक्सचेंजेस को डिस्क्लोज किया कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए एग्जिट प्राइस नील था। इसके शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे और कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी, लेकिन ये शेयर्स 6.45 लाख शेयर होल्डर्स के पास अभी भी हैं और इनमें से ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस नहीं बल्कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। एक इतनी बड़ी कंपनी ऐसे कंडीशन में कैसे पहुंच गई? अदानी और वेदांत इसको लेके क्यों लड़ रहे हैं? और उन लोगों का क्या जो एक ऐसे स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं जो जीरो की तरफ जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम जेपी ग्रुप की हिस्ट्री देखेंगे, फिर हम इसका डेट ट्रैप डिस्कस करेंगे, हम इसके पार्ट्स का सेल भी समझेंगे। एंड में हम ये समझेंगे कि जेएएल का इंसॉल्वेंसी तक पहुंचने का कंडीशन क्या था और अब इसके शेयर होल्डर्स का क्या होगा। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जेपी ग्रुप की हिस्ट्री समझते हैं। जेपी ग्रुप की शुरुआत सिंपल थी, लेकिन इसका ग्रोथ बहुत तेज था। जयप्रकाश गौर का जन्म 1931 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक गांव में हुआ था। इन्होंने 1950 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा खत्म किया और जहां से इन्हें यह डिप्लोमा मिला उस जगह को आज लोग आईआईटी रुड़की कहते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ साल यूपी के इरिगेशन डिपार्टमेंट में गुजारे। 1958 में इन्होंने ये जॉब छोड़ दी खुद सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए। इनका स्टार्टिंग कैपिटल 10,000 रुपीज था, जो आज के पैसों में इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करने के बाद लगभग 10 लाख रुपए होते हैं। लगभग 20 सालों में इन्होंने अपनी कंपनी को इंडिया का प्रीमियर हाइड्रो पावर बिल्डर बनाया। इन्होंने एक साथ 6 स्टेट्स और भूटान में 13 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए। इनमें तेहरी डैम, विष्णु प्रयाग, बसपा 2 जैसे प्रोजेक्ट्स थे। जेपी के प्रोजेक्ट्स इंडिया के इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी का 27% कवर करते हैं। कोई भी प्राइवेट फर्म इसके आसपास भी नहीं था। फिर इंडिया में लिबरलाइजेशन के बाद का बूम आया और गौर ने डिसाइड किया कि बस हाइड्रो पावर काफी नहीं था। 2000s में जेपी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से एक कंग्लोमरेट में बदला और इसने बहुत सारे नए बिजनेसेस बहुत तेजी से इसमें जोड़े। सबसे पहले आया सीमेंट, और ये जाहिर भी था। जेपी ऑलरेडी अपनी डैम्स और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारा सीमेंट यूज कर ही रहा था, तो वो इसे खुद ही बना ले। अर्ली 2000s तक ग्रुप के पास 30 मिलियन टन पर एनम से ज्यादा का सीमेंट कैपेसिटी था। तब ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर था। इसके बाद आया रियल एस्टेट, और ये भी सीमेंट यूज करता है। जेपी इंफ्राटेक और जेपी ग्रीन्स नाम के सब्सिडरीज के थ्रू ग्रुप ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा बेल्ट में बहुत बड़े रेसिडेंशियल टाउनशिप्स लॉन्च किए। ये प्रोजेक्ट्स यमुना एक्सप्रेसवे के पास ही थे, जिसे जेपी ग्रुप ही बना रहा था, और ये इंडिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्बन कॉरिडोर हो सकता था। इसीलिए कई हजार फैमिलीज ने यहाँ घर बुक किए। अगस्त 2012 में कमीशन यमुना एक्सप्रेसवे मेन अट्रैक्शन था। ये 165 किलोमीटर्स का 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड कंक्रीट रोड था जो नोएडा को आगरा से जोड़ता था। ये तब इंडिया का सबसे लंबा ऐसा एक्सप्रेसवे था। जेपी के पास एमपी के निगरी में एग्जिस्टिंग हाइड्रो कैपेसिटी के साथ अपना थर्मल पावर प्लांट भी था। इसने दिल्ली, एनसीआर, मसूरी और आगरा में होटल्स भी बनाए थे। 2011 में कंपनी ने ऐसा बेट लिया जिसके लिए शायद ये सबसे ज्यादा जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूं ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के बारे में, जिसने उस साल अक्टूबर में इंडिया का पहला ग्रैंड प्री होस्ट किया। फाइनेंशियल ईयर 14 तक कंपनी ने 19,832 करोड़ रुपीस का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट किया। इसका सक्सेस इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर एज का एक सिंबल बन गया था। लेकिन उसी साल जेएएल के पास 72,599 करोड़ रुपीस के कंसोलिडेटेड बोरोइंग्स भी थे। ये नंबर बढ़ रहा था और ये इतना बड़ा होने वाला था कि इससे कंपनी को बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले थे। जयप्रकाश एसोसिएट्स ने बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा बहुत सारे लेंडर्स से और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए एक साथ बोरो कर लिया था। रियल एस्टेट डिलेज, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स, मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स, ये सब इन्हीं वीक कंडीशंस पे टिके हुए थे।
हर नए बिजनेस को अपने खुद के कैपिटल की जरूरत थी। हर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कॉस्ट 5 to 10,000 करोड़ रुपीस होता है और इसे रेवेन्यू जनरेट करने में कई साल लगते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे भी 12,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का था। सीमेंट प्लांट्स, रियल एस्टेट, टाउनशिप्स और होटल्स भी सीरियस प्रोजेक्ट्स थे। रेसेस खत्म होने के बाद F1 सर्किट का भी कोई क्लियर रेवेन्यू मॉडल नहीं था। इन सब की टाइमिंग ने सिचुएशन और बिगाड़ दी। ये सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ कंस्ट्रक्शन के अलग अलग फेजेस में थे। ये सब कैश कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन इनमें से कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा था। मार्च 2014 में JAL का कंसोलिडेटेड बोरोइंग्स 72,599 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। ये मार्च 2015 तक 75,274 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया, जो इसका पीक था। इतने सारे डेट के कारण फाइनेंशियल ईयर 2014 में इंटरेस्ट कॉस्ट्स ही 6,233 करोड़ रुपीस थे। फाइनेंशियल ईयर 2016 तक ये कॉस्ट 7,847 करोड़ रुपीस तक बढ़ गए थे, मतलब लगभग 21.5 करोड़ रुपीस पर डे। मतलब जेपी के सीमेंट का एक बैग बेचने के पहले या किसी रोड से टोल कलेक्ट करने के पहले ही इसे रोज 21.5 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता था। फाइनेंशियल ईयर 2016 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,871 करोड़ रुपीस था और कंपनी का इंटरेस्ट बिल 7,847 करोड़ रुपीस। मतलब कंपनी अपने ऑपरेशन से जितना कमा रही थी उससे ज्यादा तो वो अपना डेट सर्विस करने के लिए ही पे कर रही थी। और जब फाउंडेशन ऑलरेडी वीक था, धीरे धीरे बिजनेस कोलैप्स होने लगा। सबसे पहले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रुक गए। जिन बायर्स ने सालों से EMIs पे किए थे, उन्हें उनके फ्लैट्स ही नहीं मिल रहे थे। कंस्ट्रक्शन धीमा हो गया और फिर कई साइट्स पे रुक भी गया। YEIDA के साथ लैंड अलॉटमेंट्स और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस से लेके रेगुलेटरी डिस्प्यूट्स के कारण प्रॉब्लम्स और बढ़ गए। घर के बायर्स को सेटलमेंट के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा। दूसरा प्रॉब्लम था हाइड्रो पावर में। हिमालयाज के रॉकी और इनएक्सेसिबल टेरेन्स में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत मुश्किल है। कई प्रोजेक्ट्स के कॉस्ट अपने ओरिजिनल एस्टिमेट से 40 to 60% बढ़ गए थे। स्टेट रेगुलेटर से टैरिफ अप्रूवल्स में भी कई सालों के डिलेज थे और जिस रेवेन्यू से लोन्स रीपे करने थे वो टाइम पे नहीं आए। तीसरा प्रॉब्लम मैक्रो इकोनॉमिक था और इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। 2008 क्राइसिस के कारण क्रेडिट सप्लाई कम हो गया था और 2013 के टेपर टैंट्रम के कारण रुपये की वैल्यू गिर गई और इंपोर्ट्स महंगे हो गए। इसके ऊपर से 2G स्कैम और कोल ब्लॉक एलोकेशन कंट्रोवर्सी के कारण रेगुलेटरी बॉडीज जेपी जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ग्लोमरेट्स को कड़ी नजरों से देखने लगे। इन सब का रिजल्ट एक ऐसी कंपनी थी जिसने प्राइम लैंड पे वैल्यूएबल एसेट्स तो बनाए थे, लेकिन ये इससे कैश नहीं जनरेट कर पा रही थी। फाइनेंशियल ईयर 2015 से JAL ने ऑलमोस्ट हर साल लॉसेस रिपोर्ट किए। इसके डेट के बढ़ने की स्पीड किसी भी F1 कार से भी ज्यादा थी। मिड 2010s तक कंपनी के लेंडर्स जेपी को अपने एसेट्स बेच के डेट कम करने के लिए प्रेशर कर रहे थे। आने वाले लगभग 10 सालों में ग्रुप के सबसे वैल्यूएबल ऑपरेटिंग बिजनेसेस को एक एक करके बेचा गया ताकि बचे बिजनेसेस को बचाया जा सके। ऐसा करने में लगभग 10 साल लगे। अल्ट्राटेक ने गुजरात के सीमेंट प्लांट्स 2014 में खरीदे और 2017 में इसका बाकी सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 16,189 करोड़ रुपीस में। वहीं JSW एनर्जी ने 2015 में 9,700 करोड़ रुपीस में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ले लिए। दालमिया भारत ने 2022 में बचा कुचा सीमेंट कैपेसिटी 5,666 करोड़ रुपीस में खरीदा। यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा के रियल एस्टेट में इन्वॉल्व जेपी इंफ्राटेक को मुंबई बेस्ड सुरक्षा ग्रुप ने 2023 में 6 साल से चल रहे बिडिंग के 4 राउंड्स के बाद खरीदा। फिर भी 20,000 होम ओनर्स अपने फ्लैट्स का अभी भी वेट कर रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी भी डील के कारण कंग्लोमरेट का कोई भी हिस्सा नहीं बच पाया। हर सेल के बाद बचे हुए बिजनेसेस के लॉसेस बढ़ते रहे और इंटरेस्ट भी बढ़ते रहे, तो कंपनी के डेट्स कंपनी के एसेट्स बिकने की स्पीड से ज्यादा तेजी से कंपाउंड हो गए। सारे सेल्स से टोटल 36,000 करोड़ रुपीस रेज हुए। फिर भी जब NCLT ने JAL को इंसॉल्वेंसी में एडमिट किया तो क्रेडिटर्स ने 57,185 करोड़ रुपीस के क्लेम्स फाइल किए थे। तो इन सब के बावजूद कुछ बेचने लायक ना बचने के बाद JAL को 2024 में इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। और जब तक JAL NCLT पहुंचा तो इसमें बचा क्या था? मेनली इसके पास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जमीन का एक बड़ा कलेक्शन था। इसमें JP ग्रीन, विश टाउन के कुछ हिस्से, स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा थे। जब एयरपोर्ट खुलेगा तो ये जमीन बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। कंपनी के पास अभी भी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भी है, 12 इनकम्प्लीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, 5 होटल्स और यमुना एक्सप्रेसवे टोलिंग में स्टेक्स भी हैं। इन सब में प्राइम रियल एस्टेट होने के चांसेस हैं और जो भी प्लेयर्स कंपनी के टुकड़े चाहते हैं वो ये जानते हैं। शुरुआत में 5 बिडर्स आए, अदानी एंटरप्राइजेस, वेदांत, दालमिया भारत, जिंदल पावर एंड स्टील और PNC इंफ्राटेक। फाइनल राउंड तक बस अदानी और वेदांत बचे थे।
वेदांत ने 17,000 करोड़ रुपीस ऑफर किए जो 5 सालों में स्प्रेड आउट होंगे। अदानी ने 14,535 करोड़ रुपीस ऑफर किया जो वेदांत के ऑफर से कम है, लेकिन इसमें से 6,000 करोड़ रुपीस अपफ्रंट कैश था और बाकी 2 सालों में पे होता। लेंडर्स के एंगल से सोचो, कई सालों के लिए पेमेंट का वेट करके और बहुत सारे डेट राइट डाउन करने के बाद अभी पैसे मिलना बाद में पैसे मिलने के प्रॉमिस से बेटर है। बाद में पैसे मिलने के प्रॉमिसेस के कारण ही इन लेंडर्स को पहले नुकसान हुआ था। NARCL के साथ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने SBI और दूसरे बैंक्स के JAL के लोन्स को अक्वायर किया था। इन्होंने अदानी का प्लान भारी बहुमत के साथ अप्रूव कर दिया। ये कमेटी सिर्फ ऑफर्ड वैल्यू पे फोकस नहीं करता, ये कैश स्ट्रक्चर, फीसिबिलिटी, बिडर का बिजनेस ऑपरेट करने का कैपेसिटी और इम्प्लीमेंटेशन का स्पीड भी कंसिडर करता है। वेदांत ये डिसीजन नहीं मानता। इसने 3 आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे इसे चैलेंज किया है। इसने क्लेम किया कि इस बात के लिए एडजस्ट करते हुए कि इसका पेमेंट 5 सालों में ऑफर होगा, इसका ऑफर अदानी के ऑफर से 500 करोड़ रुपीस ज्यादा था नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पर। मतलब वेदांत का मानना है कि डिले के बावजूद लेंडर्स को इसके ऑफर के अंडर ज्यादा पैसे मिलते। वेदांत ने नवंबर 8, 2025 को एक रिवाइज्ड ऑफर सबमिट किया था जिसमें इसने अपफ्रंट कैश पेमेंट 6,563 करोड़ रुपीस तक बढ़ाया और इक्विटी इन्फ्यूजन में 800 करोड़ रुपीस ऐड भी किए। ये बेसिकली अदानी का कैश ऑफर मैच कर रहा था। वेदांत ने कहा कि इसे इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन लेंडर्स ने कहा कि ये बिडिंग विंडो बंद होने के बाद आया और इसे एक्सेप्ट करने से पूरा प्रोसेस वापस शुरू करना होगा। वेदांत ने यह भी कहा कि इसके बिड को रिजेक्ट करने का इसे कोई कारण नहीं मिला था और अपना प्रपोजल क्लैरिफाई करने का मौका भी नहीं मिला था। NCLT ने वेदांत के ऑब्जेक्शंस मार्च 17 को डिसमिस कर दिए और अदानी का प्लान अप्रूव कर दिया। 5 दिन बाद वेदांत ये डिसीजन NCLAT ले गया। लेंडर्स अपने 57,185 करोड़ रुपीस के क्लेम के बदले 15,343 करोड़ रुपीस रिकवर कर पाएंगे। ये एक 73% का हेयर कट है, लेकिन ये जेपी में बहुत सारे सालों से फंसा हुआ पैसा है जो इन्हें फाइनली मिल पाएगा। ये पैसे इवन सिक्योर्ड लेंडर्स को पूरी तरह पे बैक करने के लिए काफी नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिनमें से ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शायद इन सब से टाइम पे निकल के बच गए। वहीं अदानी को एक ऐसा पोर्टफोलियो मिलता है जो नोएडा एयरपोर्ट के खुलने और रुके हुए प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने पे डिपेंड करता है। अल्ट्राटेक के ओनरशिप के थ्रू आदित्य बिरला के पास JAL के सीमेंट बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा है। वेदांत को एक कोर्ट डेट मिली। आपको क्या लगता है NCLAT का दिल्ली ब्रांच क्या डिसीजन लेगा? चाहे ये एक्विजिशन अदानी के हाथ जाए या वेदांत, क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएंगे? क्या ये वो रिटर्न जनरेट कर पाएंगे जो JP इनसे चाहता था? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।